हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। देखिए, आज हम इस वीडियो में देखेंगे बिहार करंट अफेयर्स 2025-26 का डे 4, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं मई 2025। मई 2025 का एमसीक्यू वीडियो है ये। आपको मैंने वन लाइनर नोट्स फॉर्मेट ऑलरेडी करा रखा है पिछले 17 महीनों का, तो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए फिर फटाफट आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या आता है कि इसका उद्घाटन 4 मई 2025 को पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया और इसका ये छठा संस्करण था। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये पॉइंट यहाँ पर देखो गलत होगा। आयोजन तो ठीक है कि पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया था, लेकिन छठा नहीं, ये इसका 7वां संस्करण था, 7th एडिशन था। जो छठा एडिशन था वो 2023 वाला है। ठीक है, 2023 में हुआ था, वो थोड़ा सा याद रखेंगे। सेकंड आता है कि इस प्रतियोगिता का आयोजन बिहार के 5 शहरों जिसमें पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में किया गया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये 5 आपको अच्छे से याद रखना है। फिर तीसरा आता है कि इस खेल प्रतियोगिता में बिहार ने कुल 36 पदक, जिसमें 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य जीत करके पदक तालिका में 15वां स्थान हासिल किया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से सही है। 15वें स्थान पर रहा, ये खास करके याद रखना, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे हमें बताना क्या था कि सत्य क्या है, तो सत्य के रूप में 2 और 3 हमने देखा, इसलिए ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, 2 और 3। इसके बाद सेकंड प्रश्न आता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग श्रेणी में नदी क्रूज हब घोषित किया है, जिससे पर्यटन और व्यापार में व्यापक वृद्धि होने की संभावना है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था पटना बिल्कुल सही आंसर बनेगा कि केंद्र सरकार द्वारा बिहार की राजधानी पटना को राष्ट्रीय जलमार्ग श्रेणी के अंतर्गत नदी क्रूज हब के रूप में मान्यता दी गई है। यह महत्वाकांक्षी पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य में नदी पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना और साथ ही साथ जल मार्गों के माध्यम से व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करना। तो यहाँ पर कुल मिलाकर सही आंसर बी हमारा सही है। अगला सवाल कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा नकदी फसलों पर शुरू की गई नई अनुदान योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न यह है कि यह योजना मुख्य रूप से राज्य के किसानों के बीच हल्दी और ओल जैसे नकदी फसलों की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। तो इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट पूरी तरह से करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है कि इस योजना के अंतर्गत इन फसलों की व्यावसायिक खेती करने वाले पात्र किसानों को प्रति एकड़ 1.4 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार इन विशिष्ट नकदी फसलों यानी हल्दी और ओल जो भी फसल के किसान उत्पादक होंगे उनको जो कि रकबा बढ़ाने के लिए प्रति एकड़ 1.4 लाख तक की भारी वित्तीय सहायता प्रदान करने का ऐसा बताया गया। तो ये सही है। और तीसरा आता है कि योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को दुगना करना और पारंपरिक खाद्यान्न फसलों से जो कि ध्यान हटाकर उच्च मूल्य वाली नकदी फसलों की ओर आकर्षित करना है। तो यहाँ पर यह पॉइंट भी हमारा पूरी तरह से करेक्ट है। तो असत्य के रूप में कह सकते हैं कोई भी असत्य नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, मतलब ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, सी करेक्ट है। अगला प्रश्न पे नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला पॉइंट ये कह रहा है कि इस योजना को बिहार सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर 30 अप्रैल 2025 को स्वीकृत या फिर लागू किया गया। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, तो इसको याद रखेंगे। 30 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना जो कि लागू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य ताड़ के वृक्षों के मालिकों और पारंपरिक रूप से ताड़ी निकालने वाले श्रमिकों को वैकल्पिक रोजगार का अवसर प्रदान करना। यानी ये भी हमारा सही है, क्योंकि शराबबंदी के बाद पारंपरिक रूप से ताड़ी व्यवसाय से जुड़े परिवारों और ताड़ के वृक्षों के मालिकों का स्थायी जो कि आजीविका रोजगार के नए अवसर तथा जो आर्थिक सहायता देना, इसका जो कि प्राथमिक एक तरह से लक्ष्य है। फिर तीसरा पॉइंट है कि इस योजना के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए केवल नए ताड़ वृक्षों को लगाने हेतु वित्तीय सहायता सीमित रखी गई है। ये पॉइंट गलत होगा। यह योजना जो कि केवल एक वृक्षारोपण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मुख्य जो ध्यान है वो ताड़ी निकालने वाले श्रमिकों को सुनिश्चित और सम्मानजनक रोजगार के अवसर तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर केंद्रित भी है। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा और फर्स्ट सेकंड सही है। सत्य के रूप में 1 और 2 को टिक करेंगे, तो ऑप्शन ए हो जाता है।
बिहार के वित्तीय और बैंकिंग ढांचों में सुधार के उद्देश्य से 1 मई 2025 को निम्नलिखित में से किन दो बैंकों को आपस में विलय करके बिहार ग्रामीण बैंक की नई शुरुआत की गई। तो बिहार ग्रामीण बैंक का जो विलय मतलब दोनों बैंकों का विलय किया गया, उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंकों का विलय करके बिहार ग्रामीण बैंक बनाया गया। ठीक है, अगला सवाल, बिहार में हेरिटेज ट्री विरासत वृक्ष घोषित करने की हालिया पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला है कि पर्यावरण विभाग द्वारा बक्सर, औरंगाबाद, मुंगेर, जमुई और भागलपुर जिलों में 100 वर्ष से अधिक उम्र के वृक्षों का सर्वेक्षण किया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि राज्य के पर्यावरण और वन एवं जलवायु जो परिवर्तन विभाग है उन्होंने बक्सर, औरंगाबाद, मुंगेर, जमुई, ये 4 जो जिले आप देख रहे हैं, बक्सर, औरंगाबाद, मुंगेर और जमुई, साथ ही साथ भागलपुर, इन जिलों में ऐतिहासिक जिलों में 100 वर्ष से अधिक पुराने जो वृक्ष होंगे उनकी पहचान के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। तो ये पॉइंट पूरी तरह से करेक्ट है। इसके बाद देखिए सेकंड जो प्रश्न कह रहा है कि चिन्हित किए गए कुल 32 ऐतिहासिक पेड़ों में से 28 पेड़ों को आधिकारिक रूप से हेरिटेज ट्री के रूप में घोषित किया गया। तो यहाँ पर यह भी सही है डाटा कि 32 में से 28 को यहाँ पर आधिकारिक रूप से हेरिटेज ट्री घोषित किया जा चुका है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा थर्ड पॉइंट कह रहे हैं कि इस योजना के तहत केवल पीपल और बरगद के वृक्षों को ही शामिल किया गया है, चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो। ये पॉइंट गलत होगा, क्योंकि हेरिटेज ट्री का दर्जा देने का मुख्य मानदंड जो है वो वृक्ष की प्रजाति नहीं बल्कि उनकी न्यूनतम आयु है। 100 वर्ष से अधिक आयु चाहे कोई भी पेड़ हो, तो यहाँ पर उनको ये बताना है। ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल वृक्ष बरगद, आम, ये सब कुछ नहीं, बस उनका उम्र 100 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये पॉइंट गलत है। सत्य के रूप में कह सकते हैं 1 और 2 यहाँ पर सही होगा, तो ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आता है कि अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने बिहार के किस जिले में एक विशाल औद्योगिक हब विकसित करने की मंजूरी दी है। तो यहाँ पे कह सकते हैं गयाजी, ऑप्शन बी। ठीक है, गयाजी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला सवाल आता है कि पटना उच्च न्यायालय के हालिया न्यायिक नियुक्तियों और निर्णयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला है कि न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पांचोली को पटना उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। अब ये देखिए कुछ लोग डाटा कहेंगे कि कहाँ से करा रहे हो, मैं मई 2025 की बात कर रहा हूँ, इस वजह से आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये पॉइंट पूरी तरह से सही था, लेकिन अब मैं ऐसे वर्तमान में कहता तो ये मीनाक्षी जी हैं, वो आपको पता ही है, तो फिर हम यहाँ पर ये गलत कह सकते थे। लेकिन मैं डाटा आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मई 25 का, इसलिए यहाँ पर हम इसे सही मान रहे हैं। राइट, पटना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित होने से पूर्व न्यायमूर्ति विपुल भाई पांचोली गुजरात उच्च न्यायालय के अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं, ये पॉइंट भी पूरी तरह से करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस नियुक्ति के बाद पटना उच्च न्यायालय में जजों की कुल स्वीकृति जो संख्या है देश के अन्य सभी न्यायालयों से अधिक हो गई है। ये पॉइंट गलत होगा, क्योंकि जजों की स्वीकृति जो स्वीकृत संख्या के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय जैसे बड़े जो हैं, मतलब बड़े राज्यों में अभी भी शीर्ष पर है। पटना उच्च न्यायालय में यह नियुक्ति केवल रिक्त पदों को भरने और मामलों की त्वरित एक तरह से कह सकते हैं निष्पादन का हिस्सा है। तो ये तीसरा हमारा पूरी तरह से गलत होगा, फर्स्ट और सेकंड सही है। सत्य के रूप में 1 और 2 को देख सकते हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि बिहार की अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतिभा उपासना, ठीक है, मुक्केबाजी प्रतिभा उपासना आनंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर की रहने वाली उपासना आनंद भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला फ्रेंच बॉक्सर जो कि बनी है। तो यहाँ पर तो हम कह सकते हैं ये मुजफ्फरपुर से संबंध भी रखती हैं, और ये पॉइंट पूरी तरह से सही भी कह रहा है। और सेकंड कह रहा है कि उन्होंने हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जो कि सबात बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत करके बिहार का नाम रोशन किया है। तो एक तरह से यह भी हम कह सकते हैं ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो पूरी तरह से दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट आता है कि उपासना आनंद का संबंध मूल रूप से बिहार के दरभंगा जिले के एक जो कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से। ये गलत होगा, क्योंकि उनका संबंध तो हमने ऑलरेडी ऊपर में देखा था बिहार से है। क्वेश्चन को पता नहीं कैसे मैंने अरेंज कर दिया यहाँ पर, तो ये तीसरा पॉइंट पूरी तरह से गलत होगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसको हटा करके थोड़ा सा अगर करते तो मे बी हो सकता था, कुछ चेंजेस कर सकते थे। तो असत्य के रूप में हम देख सकते हैं तीसरा असत्य है, इससे सिंपल सा ऑप्शन डी। बस मैटर को ध्यान रखो, क्वेश्चन मैंने किस तरह से अरेंज किया है उसका कोई मतलब नहीं बनता, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा वो मैटर करता है।
और याद कितना वो मैटर करता है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो कि शौर्य चक्र से सम्मानित किए गए सैन्य अधिकारी विक्रांत कुमार के संबंध में कौन सा जो कि तथ्य सही है? तो इसमें पहला हमारा जो पॉइंट आता है, कौन सा तथ्य सही है, सही बताना है। वो मुजफ्फरपुर के निवासी और वर्तमान में भारतीय नौसेना में कार्यरत है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि आपको बता दें कि जो बिहार के दरभंगा ज़िले से ये संबंध रखते हैं। एक तो यहाँ पे हमारा सही दिख रहा है, बिहार के दरभंगा ज़िले के जो यहाँ पर योगियारा गांव से ये निवासी हैं। तो एक तरह से ये पॉइंट तो हमारा सही निकल रहा है, और सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडेंट है, ना कि नौसेना में। तो ये पॉइंट हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडेंट है। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के क्षेत्र में हो रहे नवीन प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें हमारा पहला पॉइंट देखने को मिलेगा कि बिहार के बक्सर जिले का चौसा, यानी जो आपका है एक तरह से पिलापुर मौजा में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय काले हिरन ब्लैक बग अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। तो ये सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड है कि इस अभ्यारण्य की स्थापना का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी के मैदानी इलाकों में लुप्त प्राय काले हिरणों के प्राकृतिक आवास को संरक्षित करना है। तो ये भी एक तरह से सेकंड पॉइंट पूरी तरह से करेक्ट है। तीसरा आता है यहाँ पर कि इस अभ्यारण्य के निर्माण के लिए बिहार सरकार ने पूरी तरह से विदेशी वित्तीय सहायता और बहुपक्षीय विकास बैंकों से ऋण लिया है। ये पॉइंट गलत होगा, क्योंकि यह परियोजना मुख्य रूप से बिहार राज्य वन एवं पर्यावरण विभाग की देखरेख में राज्य और केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण योजना के बजटीय आवंटन के माध्यम से क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसमें किसी प्रत्यक्ष देश का ऋण शामिल नहीं है। तो ये गलत होगा। सत्य के रूप में 1 और 2 को टिक करेंगे, तो ऑप्शन ए। अगला सवाल आता है कि जलवायु अनुकूलन कृषि को बढ़ावा देने और पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए बिहार को कुल कितने राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं? तो बिहार को 3 पुरस्कार यहाँ पर हाल ही में मिला है। ठीक है, मतलब वैश्विक जलवायु परिवर्तन के दौर में कम पानी और कम लागत वाली पर्यावरण अनुकूल कृषि तकनीकों को राज्य भर में सफलतापूर्वक लागू करने के लिए बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर कुल 3 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। अगला प्रश्न आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 मई 2025 को बिहार में अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत जिन 2 स्टेशनों का उद्घाटन और पुनर्विकास किया जा रहा है वो कौन से हैं? तो वो 2 जिले हमें गोपालगंज का थावे जंक्शन है, और भागलपुर का पिरपौती जंक्शन कह सकते हैं। ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। फिर आता अगला सवाल कि बिहार में कृषि अनुसंधान और बुनियादी ढांचों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला है कि समस्तीपुर जिले के पूसा में स्थित प्रसिद्ध कृषि विश्वविद्यालय परिसर में गन्ना का एक अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट पूरी तरह से करेक्ट होगा, क्योंकि बिहार के समस्तीपुर जिले के पूसा में, जो कि एक कृषि अनुसंधान का ऐतिहासिक केंद्र रहा है, गन्ने की खेती और उसके वैज्ञानिक विकास के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। तो सही है। सेकेंड कह रहा है कि इस अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना से गन्ने की नई उन्नत और रोग प्रतिरोधी किस्मों के विकास में मदद मिलेगी, जिससे उत्तर बिहार का चीनी उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। ये भी एक तरह से सेकेंड पॉइंट भी करेक्ट है। और इस केंद्र की स्थापना केवल दक्षिण भारत के राज्यों को चीनी निर्यात करने के उद्देश्य से की जा रही है। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि इसका प्राथमिक उद्देश्य घरेलू कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, उत्तर बिहार के किसानों की आय में वृद्धि करना और समग्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चीनी उद्योग के मानकों को पूरा करना है, ना कि केवल दक्षिण भारत का निर्यात करना। तो ये पॉइंट गलत, और हम सही के रूप में 1 और 2 देखेंगे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में देश के सबसे बड़े अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बिजली घर जो है वो उसका उद्घाटन किया गया, जो राज्य की ऊर्जा सुरक्षा मील का पत्थर साबित हुआ है। तो राइट आंसर हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, औरंगाबाद। बिहार के औरंगाबाद जिले में देश की सबसे आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल उच्च दक्षता वाली तकनीक पर आधारित अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बिजली घर का उद्घाटन किया गया। तो बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला है कि बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन संस्थान के रूप में सम्मानित किया है। तो ध्यान रखना है, ये पॉइंट हमारा पूरी तरह से करेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
एम्स पटना ने यह सम्मान मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं तथा डिजिटल शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में राज्य भर में सर्वोच्च मानक स्थापित करने के लिए प्राप्त किया है। ये पॉइंट भी हमारा पूरी तरह से करेक्ट हो जाता है कि क्यों मिला है, क्योंकि कोविड काल के बाद से ही एम्स पटना ने आपातकालीन चिकित्सा, टेलीमेडिसिन और उन्नत स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में बिहार के गरीब मरीजों को विश्व स्तरीय मुफ्त अथवा सस्ते चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने में उत्कृष्ट भूमिका निभाई है। और तीसरा पॉइंट अगर बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि स्वास्थ्य समिति द्वारा दिए गए इस पुरस्कार के बाद एम्स पटना को पूरी तरह से एक निजी कॉरपोरेट अस्पताल में बदल दिया जाएगा। तो ये पॉइंट पूरी तरह से गलत है, क्योंकि यह भारत सरकार का एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था है और इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। निजीकरण से इसका कोई संबंध फिलहाल तो नहीं दिखता है, इसलिए यहाँ पर ये गलत, सत्य के रूप में 1 और 2, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि बिहार में पहले कंक्रीट डैम के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। कंक्रीट डैम, तो देखो मैंने बताया था कि बिहार का पहला कंक्रीट डैम जो है वो बनाया जा रहा है जमुई जिला में, जिसका ऊंचाई है 74 मीटर और लंबाई है 285 मीटर। तो हम बी को यहाँ पर फिलहाल तो टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय डाक विभाग द्वारा बिहार के विशिष्ट जीआई टैग उत्पादकों पर डाक टिकट जारी करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला पॉइंट ये कह रहा है कि डाक विभाग ने बिहार के कुल 4 विशिष्ट जो जीआई टैग प्राप्त कृषि और खाद्य उत्पादों पर विशेष डाक टिकट जारी किया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भारतीय डाक विभाग ने बिहार के समृद्ध जो कृषि सांस्कृतिक विरासत को सम्मानित करने के लिए या फिर उसके उद्देश्य से 4 प्रमुख भौगोलिक जो जीआई टैग प्राप्त थे उन पर स्मारक टिकट जारी किया। तो एक तरह से ये पॉइंट हमारा सही है, जिसमें से 4 जो उत्पादों की बात की जा रही थी, जिसमें मुजफ्फरपुर की प्रसिद्ध लीची थी, भागलपुर का जर्दालू आम, मिथिला का मखाना और मगध का मगही पान, ये 4 चीज़ें शामिल थे। तो ये सेकंड पॉइंट भी करेक्ट है। और तीसरा आता है कि डाक टिकट जारी होने से इन उत्पादों में न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी एक विशेष ब्रांडिंग और विशिष्ट पहचान प्राप्त होगी। तो एक तीसरा पॉइंट भी पूरी तरह से सही है। असत्य के रूप में कोई भी असत्य नहीं है भाई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि बिहार के किस महान लोक गायिका को कला और संगीत के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर आप मुझे खुद कमेंट करके बताना। देखते हैं कितने लोग यहाँ तक वीडियो को देखते हैं और कितने लोगों को ये प्रश्न अच्छे से याद है। नेक्स्ट क्या आ रहा है कि बिहार में उच्च शिक्षा और आधुनिक तकनीक के समावेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न है कि बिहार के प्रसिद्ध मगध विश्वविद्यालय में राज्य का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरी तरह से सही होगा, क्योंकि बदलते तकनीक युग में बिहार के युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी एक तरह से बनाने के लिए मगध विश्वविद्यालय बोधगया में राज्य का पहला एआई आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की मंजूरी दी गई है। सेकंड आता है कि इस केंद्र की स्थापना से छात्रों को मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और रोबोटिक्स जैसे अत्याधुनिक विषयों में उन्नत अनुसंधान और प्रशिक्षण के अवसर मिलेंगे। ये भी सही है। और तीसरा यहाँ पर कह रहा है कि इस एक्सीलेंस सेंटर का निर्माण पूरी तरह से पारंपरिक संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए किया जा रहा है। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि यह सेंटर पूरी तरह से आधुनिक डिजिटल तकनीकों जैसे कि कंप्यूटर विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर केंद्रित होगा। इसका पारंपरिक भाषाओं के संवर्धन से कोई सीधा संबंध नहीं है। तो ये पॉइंट पूरी तरह से गलत होगा और 1 और 2 यहाँ पे सही है, इसलिए हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि पासपोर्ट सेवा वितरण के क्षेत्र में नागरिक केंद्रित सेवाओं को सुलभ बनाने के मामले में हालिया आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला पूरे राज्य में शीर्ष स्थान पर है। पूरे राज्य में शीर्ष स्थान पर है, तो यहाँ पर मुजफ्फरपुर बिल्कुल कह सकते हैं, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना है, मतलब मुजफ्फरपुर शीर्ष स्थान पर है पहले नंबर पर, और यहाँ पर कह सकते हैं सिवान सेकंड नंबर पर आता है। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल रहता है कि बिहार में जलीय जीवों के संरक्षण विशेषकर गंगा डॉल्फिन की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार डॉल्फिन की संख्या के आधार पर देश भर में दूसरे स्थान पर आता है। तो ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट सही है, दूसरे स्थान पर ही आता है, क्योंकि
यहाँ पर अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में बिहार में कुल डॉल्फिन की संख्या 2220 है, जो देश में कुल डॉल्फिन आबादी का 35% हिस्सा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो सबसे ज़्यादा है वो आपका देखने को मिलता है डॉल्फिन सबसे ज़्यादा हमें उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में इस तरह से देखने को मिलता है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि बिहार में सबसे अधिक डॉल्फिन जो आबादी है वो भागलपुर जिले में गंगा के सुल्तानगंज से कहलगांव वाले क्षेत्र जिसमें विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य में पाई जाती हैं। मतलब ये पॉइंट एक तरह से सही होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि तीनों के तीनों पॉइंट पूरी तरह से सही है, कोई गलत नहीं होगा, इसलिए हम डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि नीति आयोग द्वारा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत बिहार के किस जिले के मनिहारी प्रखंड को देश या फिर राज्य में उत्कृष्ट प्रखंड के रूप में चुना गया? तो मनिहारी प्रखंड का संबंध कहाँ पर है? कटिहार जिले से, ठीक है, कटिहार जिला, ऑप्शन बी। और इस वीडियो का आखिरी सवाल है कि देश में पहली बार किस राज्य ने पर्यावरण प्रबंध और जल संरक्षण को वैज्ञानिक दिशा देने के लिए अपनी सभी जल स्रोतों, नदियों, तालाबों, सरोवरों, आर्द्र भूमियों का एक डिजिटल इतिहास और एटलस तैयार करने का फैसला किया? तो ये कौन सा राज्य होगा भाई? तो बिहार, ठीक है। मतलब जल जीवन हरियाली मिशन के तहत एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से राज्य के छोटे बड़े जो सभी पारंपरिक और आधुनिक जल स्रोतों की मैपिंग करके एक व्यापक जल स्रोत एटलस, वाटर बॉडीज एटलस तैयार किया। तो यहाँ पर सही आंसर हम बी को टिक करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करके जाएं। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इस प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।